नमस्कार। हमने अपने पिछले व्याख्यान में कर्ल की परिभाषा को समझा है। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा होगी, साथ ही कर्ल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसको स्टोक्स प्रमेय के रूप में जानते हैं, हमने इस स्टोक्स प्रमेय की उत्पत्ति भी की है। और इस प्रमेय से हमने ये जाना है कि हम गणितीय सुविधा के लिए जैसी आवश्यकता होगी क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही अपने पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल था कि किसी कर्ल का मान कार्तीय निर्देशांक में ज्ञात करना, कल हमने यह कार्य भी किया था। और इस कार्य को करने में हमने ये सिद्ध किया था कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल होगा वह डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सदिश क्षेत्र ए है तो इसका जो कर्ल का मान होगा वो डेल क्रॉस ए से दिया जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर के वही नियम लागू होंगे जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब इसी क्रम में मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और ये बात है फिजिकल सिग्निफिकेंस की। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल क्या है? जैसा मैंने पिछली बातों में आपको कहा था कि फिजिक्स में कुछ ऐसे सदिश क्षेत्र हैं जिनके लिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल हो अथवा सर्कुलेशन हो का मान 0 होता है। तो ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके लिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान 0 होगा उनमें कर्ल का गुणधर्म नहीं होगा। हम ऐसे सदिश क्षेत्र को लेमिलर कह सकते हैं, इररोटेशनल कह सकते हैं, नॉन कर्ली कह सकते हैं। और ध्यान रहे, हम ऐसे सदिश क्षेत्र को किसी भी अदिश फलन की प्रवणता के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। परंतु अनेक ऐसे सदिश क्षेत्र भी हैं जिनका कि सर्कुलेशन का मान अथवा जिसका क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल, दोनों बात एक ही है, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल बोले तो या सर्कुलेशन बोले तो 0 नहीं होता बल्कि कुछ निश्चित मान होता है। और वास्तव में ऐसे सदिश क्षेत्र में ही कर्ल का गुणधर्म होगा। और ऐसे सदिश क्षेत्र को फिर आप किसी अदिश फलन की प्रवणता के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे सदिश क्षेत्र जिनमें क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान 0 नहीं होगा, निश्चित रूप से उनमें कर्ल के गुणधर्म होंगे। इस बात को हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक टब है, पानी भरा हुआ है, पेंदे में एक छिद्र है और उससे पानी बाहर निकल रहा है। तब इसकी सतह पर किस प्रकार की भंवरें बन रही है, एडी फॉर्म हो रही है। मान लीजिए कोई तालाब है, पानी की सतह पर कॉर्क को छोड़ दिया तो कॉर्क का किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है आप उस पर गौर करें। यदि कोई चालक है और चालक में हमने धारा प्रवाहित कर दी है, जब चालक में धारा प्रवाहित कर दी है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि किसी द्रव के सदिश वेग का कर्ल 0 नहीं है तो द्रव की विशेष दिशा में गति किस प्रकार की होगी? क्लॉकवाइज इस प्रकार से हो सकता है अथवा एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से भी हो सकता है। कुल मिलाकर के जो सार वाली बात है वो ये है कि निश्चित रूप से कर्ल है। अगर कर्ल की उत्पत्ति हो रही है तो ये तय है कि उस प्रक्रम में घूर्णन है, घूर्णन की उपस्थिति है
और घूर्णन की उपस्थिति के कारण ही ये कर्ल उत्पन्न हो रहा है। हम अब तक वेक्टर समझ चुके हैं, फील्ड्स की बात कर चुके हैं, फ्लक्स की बात कर चुके हैं, गॉस लॉ की बात कर चुके हैं, गॉस लॉ के डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म की बात कर चुके हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल की बात कर चुके हैं, डाइवर्जेंस कर्ल को समझ चुके हैं। डाइवर्जेंस और कर्ल से संबंधित पूरा आर्टिकल को हमने 4 पदों में समझा है। क्या उसकी परिभाषा होगी, गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, और इनसे संबंधित जो प्रमेय है उस प्रमेय को समझना और उसके उपयोग को समझना। और जो चतुर्थ और अंतिम कदम था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसके मान को निकालें, जिस प्रकार से हमने डाइवर्जेंस और कर्ल में किया था, ये पूरा काम हम कर चुके हैं। अब इन सब में संबंधित आपस में कई प्रकार की वेक्टर आइडेंटिटीज़ है, कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं, और ये स्टैंडर्ड रिलेशंस हम आगे जैसे जैसे इस विषय के पाठ्यक्रम में चलेंगे, कई मैथमेटिकल डेरिवेशंस में इन आइडेंटिटीज़ का हम डायरेक्ट उपयोग लेंगे। और इतना ही नहीं, परीक्षा में इस सेक्शन से लगभग प्रति वर्ष 2 आइडेंटिटीज़ सिद्ध करने के लिए आती भी हैं। तो हम 1 या 2 दिन इस तरह के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आइडेंटिटीज़ आई हैं और जिनका हमें आगे उपयोग करना है, हम उनको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक रिलेशन पूछा गया कि कोई स्थिति सदिश R है, तब ग्रेडियंट 1/R निकालें। आप जरा देखें, R स्थिति सदिश है, मैंने इसको x y z घटकों में xi + yj + zk के रूप में लिख दिया है। तब इसका मैग्नीट्यूड R = √x² + y² + z² होगा, जिससे कि 1/R का मान हो गया x² + y² + z² पावर -1/2। ग्रेडियंट 1/R मीन्स डेल 1/R, इट मीन्स डेल का मान रखें I ddx + j ddy + k ddz। दूसरा ब्रैकेट कोष्टक किसका बनेगा, x² + y² + z² -1/2, यानी ये 1/R का मान हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई त्रुटि ना हो इसलिए इसका x घटक ले रहे हैं, और x घटक को देख करके बिल्कुल उसी प्रकार से y घटक लिख सकेंगे, फिर z घटक लिख देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो x घटक का मान क्या हो गया, x का मान लिया I ddx, किसके लिए, x² + y² + z² पावर -1/2। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपको ध्यान है वो आएगा n x की पावर n -1 -1/2 विद इन ब्रैकेट x² + y² + z² पावर -3/2, और x² का मान हो गया 2x, 2 और t कैंसिल हो गया, तो ये मान कितना रह गया, -xi अपॉन x² + y² + z² पावर 3/2। बिल्कुल इसी प्रकार से हम y घटक को लिख सकते हैं। y घटक का मान होगा -yj अपॉन x² + y² + z² पावर 3/2। बिल्कुल इसी प्रकार से z घटक लिख लीजिएगा, और इन तीनों समीकरण को हम जब ऐड कर देंगे तो ये मान होगा, माइनस कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट xi + yj + zk डिवाइडेड बाई x² + y² + z² पावर 3/2। पोजीशन वेक्टर r दे रखा है जिसका मान xi + yj + zk है, इसलिए ये मान हो गया -r/r³। तो ग्रेडियंट 1/R का मान जो निकल के आया वह मान निकल के आ गया -r/r³। हम कई बार इस डेरिवेशन को यूनिट वेक्टर के पद में भी लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर के पद में लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर a बराबर क्या होगा, वेक्टर a बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसलिए ऊपर r का वेक्टर हो गया, नीचे इसका एक मैग्नीट्यूड शामिल हो गया, इसको मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया, और नीचे पावर क्या रह गई, 3 से 2 रह गई, r²। तो ग्रेडियंट 1/R = -r/r³, अथवा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसका मान होगा r/r²। अब ये एक ऐसा सिंपल सा एक्सरसाइज है, परीक्षा में भी पूछा गया है, और आगे जैसे हम कुछ डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अगले अध्याय में जब मैं
किसी विद्युत विभव के कारण, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट आर थीटा पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करूंगा, तो वहाँ पर मैं डेरिवेशन निकालूंगा B इक्वल्स टू KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन उस समय हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके पोटेंशियल की एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, ग्रेडियंट 1/r के रूप में लिख सकेंगे। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं। एक आइडेंटिटी और करने का प्रयास करते हैं। एक है, बहुत सिंपल सा है, इसी प्रकार से कर सकेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन आर क्यूब का मतलब क्या हुआ, हम पहले डेल को लिख लें। डेल मीन्स आई डी डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी डी जेड, डॉट प्रोडक्ट, डॉट किसके कारण आया, डाइवर्जेंस के कारण आया, और ये मान कितना हो गया, r, वेक्टर r एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई आर क्यूब। पहले की तरह करेंगे, पहले हम इसका x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो डी डी एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब। मैंने इस समीकरण में बाई और जेड को भी लिखा हुआ है, ध्यान रहे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा और इसके अतिरिक्त सभी 0 हो गया है। तो अगर हम x कंपोनेंट लें तो डी डी एक्स ऑफ x ओवर आर क्यूब। अब u b मेथड है, u डिफरेंशियल b प्लस b डिफरेंशियल ऑफ u से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का मान 1 हो गया तो 1/r क्यूब रह गया, प्लस x एज इट इज़ और r की पावर -3 का किया तो x की पावर n का जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, n x की पावर n -1 तो -3 r की पावर -4, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है इसलिए r का और करना है। इसका मतलब क्या हुआ, dr/dx। मैग्नीट्यूड की जो समीकरण है वह समीकरण कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो गया, विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए, मान लीजिए तो 2r dr/dx इज इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dr/dx का मान कितना रह गया, x अपॉन r। तो dr/dx के स्थान पर हम x अपॉन r का मान रख सकते हैं। तो इस समीकरण में जब dr/dx के लिए x/r मान रखा जाएगा तो ये समीकरण कितना हो गया, देखिए जरा, 1/r क्यूब एज इट इज़, -3x r की पावर -4, dr/dx के स्थान पे रख दिया x अपॉन r। तो देखिएगा दूसरे पद में क्या हो गया, -3x स्क्वायर अपॉन r5। तो इसका जो हल आ गया x कंपोनेंट, उसका मान पूरा हो गया 1/r क्यूब -3x स्क्वायर अपॉन r5। इसी प्रकार से जो इसका बाई घटक होगा उसका मान कितना हो गया, 1/r क्यूब -3y स्क्वायर ओवर r5। इसी प्रकार से z घटक 1/r क्यूब -3z स्क्वायर अपॉन r5। 3 समीकरण है, तीनों को जोड़ दें, तीनों को जब हम टोटल जोड़ देंगे तो हमें डाइवर्जेंस r अपॉन आर क्यूब मिल जाएगा। तो तीनों को ऐड करने पर समीकरण क्या आ गया, देखिए 1/r क्यूब 1/r क्यूब 1/r क्यूब तीनों में है, इसलिए 3/r क्यूब। नेक्स्ट 3 टर्म्स -3 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई r5। चूँकि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिकम आर स्क्वायर बाई r5। सो डिनोमिनेटर रिमेनिंग ओनली r क्यूब। So this term reduced to take form 3/r cube minus 3/r cube, which cancel each other. So final answer is 0. Final answer is 0. इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज अभी और समझने का प्रयास करते हैं। ये दे रखा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r। अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r है, ये हमें सिद्ध करना है 0, और अभी हमने रिजल्ट निकाला हुआ है ग्रेडियंट 1/r को, जो अभी हमने सिद्ध किया था -r/r क्यूब। तो इसके स्थान पर हम -r/r क्यूब लिख सकते हैं। और देखिएगा डाइवर्जेंस कर रहे हैं इसलिए i डॉट आई बराबर 1 हो गया। तो x कंपोनेंट ले लीजिए, तो जब हम x कंपोनेंट लेंगे तो इसका मान हो गया ddx ऑफ x अपॉन r क्यूब, पहले की तरह जैसा अभी आपने किया है। और फिर जब तीनों टर्म को जोड़ देंगे तो इसका आंसर मिल के आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लाप्लासियन इक्वेशन में हल किया था। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट
लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाएगा, डेल स्क्वायर कहलाएगा। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट को डेल स्क्वायर 1/r लिख सकते हैं, और डेल स्क्वायर का मतलब होगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। तो हम 1/r का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, तीनों टर्म को यदि हम ऐड कर दें तो यह मान भी शून्य के रूप में प्राप्त होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आगे आने वाले अध्याय में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम 1 या 2 दिन जो इस तरह की वेक्टर आइडेंटिटीज़ परीक्षा में आई हैं और जिनका कि हम आगे अपने अध्याय में प्रयोग करने वाले हैं, हम उनको सिद्ध करेंगे। और इतना कह के मैं आज की बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।